कहता है कि किसी काम को करने या होने का बोध उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जो होता है, क्रिया में जब हम क्रिया के धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तब क्रिया बनता है। जैसे खेल में लगाए ना तो खेलना बन गया, पढ़ में लगाए ना तो बन गया पढ़ना, गा में लगाए ना तो बन गया गाना। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो समझ क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं? धातु। और धातु में हम प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाते हैं। क्रिया के दो को भेद होता है, एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। अब यहाँ पर हम देखते हैं अकर्मक के बारे में। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि राधा खाती है, राधा खाती है, ऐसा बात लिखा हुआ है। तो हमको ध्यान देना कि राधा जो है से करता है, राधा करता है और खाना क्रिया है। राधा करता है खाना क्रिया, या फिर लिख रहा है कि राधा फल खाती है, राधा फल खाती है। तो अगर लिखा रहेगा यहाँ पर कि ये भी राधा यहाँ पर करता है और ये भी खाना क्या है? क्रिया है, और फल क्या है? एक कर्म है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि अगर कर्ता और क्रिया के बीच में जब कुछ नहीं रहेगा तो उदाहरण हो जाएगा अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, है ना। ध्यान देना एक बार कि अगर कर्ता और क्रिया के बीच में जब कुछ नहीं रहेगा तो किसका है उदाहरण? अकर्मक क्रिया का। और अगर कर्ता और क्रिया के बीच में जब लग गया तो इसको हम कर्म कहते हैं। तो ये हो गया उदाहरण किसका? सकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का। तो क्रिया का जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहेगा, जैसे एग्जाम्पल लिखेगा कि रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी चलती है तो यहाँ पर देखना है करता है, ये क्या है? क्रिया है। यहाँ पर देखो करता है कुछ क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ नहीं है अगर है तो ये उदाहरण किसका हो गया? अकर्मक का हो जाता है। यहाँ पर लिख रहा है कि बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है। तो यहाँ पर लिखा है क्या? कर्ता और क्रिया के बीच में जब कुछ नहीं है तो किसका उदाहरण हो गया? अकर्मक का हो जाता है। अगर यही पर लिखा रहता है कि बच्चे गेंद खेलते हैं, तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म लग गया, ये हो गया सकर्मक का उदाहरण, ये सकर्मक हो गया। और ये हो गया अकर्मक का, ये हो गया अकर्मक क्रिया। और ध्यान देना क्या है कि जो अकर्मक क्रिया होता है इसका फल पड़ता है कर्ता पर। पूछेगा कि अकर्मक क्रिया का फल कहाँ पड़ता है? कर्ता पर। और जहाँ सकर्मक क्रिया होगा इसमें फल कहाँ पड़ेगा? कर्म को पड़ेगा। पूछेगा कर्म पर। यह क्वेश्चन पहला पूछेगा है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि क्रिया किसे कहते हैं? तो सीधे लिखेंगे कि किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। फिर पूछेगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया में क्या मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे गाना का मूल रूप में गा है, धातु है, पढ़ना में पढ़ है, खेलना में खेल है। फिर पूछेगा आपसे कि धातु में क्या लगाकर क्रिया बनाई जाती है? धातु में हम क्या लगा रहे हैं? यानी धातु में हम प्रत्यय को लगाकर क्रिया बनाते हैं। तो पूछेगा क्रिया के कितने भेद है? तो दो होता है, कर्मक और सकर्मक। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो अकर्मक क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर पूछेगा कि इस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है? तो सकर्मक क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और फिर पूछेगा कि अकर्मक क्रिया का फल कहाँ पड़ता है? तो अकर्मक क्रिया का फल कहाँ पड़ेगा? कर्ता को पड़ेगा। और सकर्मक क्रिया का फल कहाँ पड़ेगा?